वेलकम टू माय चैनल। लेट्स क्रैक द यूजीसी नेट विद जेआरएफ। पिछले क्लास में हम पढ़े थे संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। आज हम पढ़ेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया, मीन्स नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि पहला क्या है, गतिशील प्रक्रिया। मतलब संप्रेषण जो है क्या गतिशील प्रक्रिया होती है, वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती है। मतलब संप्रेषण का जो आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो स्थिर कभी नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार संप्रेषण क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। यह संप्रेषण की पहली प्रकृति है। अब नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल। तो संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अव्यय है। कैसे कौशल है? श्रवण कौशल, वादक कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल। श्रवण, वादक, लेखन, पठन। सामान्य रूप से हम लेखन कौशल और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं, जबकि वादक कौशल और श्रवण कौशल कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। मेन संप्रेषण एक कौशल है। कैसे? कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरीका है। मतलब तो 4 तरह के श्रवण कौशल, वादक के थ्रू, लेखन मतलब लिख के, पठन मतलब पढ़ के होता है संप्रेषण। ठीक है। अब तीसरा आ गया सर्वव्यापक। इसमें सर्वव्यापक मतलब ऑल परवेसिव क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत संप्रेषण जो है सर्वव्यापक मतलब संप्रेषण हमेशा चलता रहता है और हर जगह होता है। ठीक है। जिसका दिया हुआ यहाँ पर डेफिनेशन, निम्न स्तर के कार्मिक मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक इस सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी इस पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारी मध्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करते हैं। मतलब सूचना अगर उन्हें सही प्राप्त होता है, नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे आता है, तो उससे ऊपर के जो कर्मचारी क्या होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कर्मचारियों के प्रति। इस प्रकार जो निरथी है, संदेश है, संप्रेषण है क्या है, सर्वव्यापक है, पूरा चलता आ रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो वो क्या सर्वव्यापक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संप्रेषण का द्विमार्गीय संदेशवाहन, 2 वे स्ट्रीट। मीन्स द्विमार्गीय, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संदेश जो है, संप्रेषण जो है क्या है, 2 तरफा होता है। तो वही यहाँ बताया गया है, संप्रेषण क्या है, 2 तरफा है। तो सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण को 2 तरफा रास्ता भी कहा जा सकता है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि भी संप्रेषण प्रक्रिया का अंग हो। मतलब संप्रेषण को एक प्रभावी संप्रेषण कब माना जाता है? प्रतिपुष्टि, मतलब हमने तो शिक्षा दे दिया, लेकिन उसके बाद हमें वो सही प्रक्रिया सामने वाले से मिलेगी, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, तभी ना हमारा संप्रेषण प्रभावी होगा। वही यहाँ कहा गया है कि संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि भी संप्रेषण का अंग हो। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक को अपने, मतलब डेफिनेशन दिया है यहाँ, कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक को अपने छात्रों से कोई प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है, तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक एवं अप्रभावी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलुओं में घटित होती है। मतलब संप्रेषण जो प्रक्रिया है हमेशा के निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलुओं में घटित होती है, ना कि कहीं भी घटित हो जाए। तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट एंड हैज़ अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट। संप्रेषण का अर्थ या संदेश इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप या विनम्रता से संप्रेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम यह कह सकते हैं, मतलब पानी के गिलास से रिलेटेड ही ना बात करेंगे, अन्य कोई तो बात नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ बोला गया संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है। तो जैसे अगर जब एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए, या फिर मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो? कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, इन चारों में से बोल सकते हैं। उपरोक्त सभी कथनों में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ है और उनके अनुसार अर्थ परिवर्तन होता है। मतलब इसमें जो मेन क्या है, हम पानी मांग रहे हैं, तो चारों में क्या है, पानी मांग रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस उसमें यही है। नेक्स्ट, समरूपता और अनुपूरकता। समरूपता और अनुपूरकता।
मतलब सिमेट्री एंड कम्प्लीमेंट्रिटी, ये दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होता है। कौन? समरूपता और अनुरूपकता। समरूपता समानता को दर्शाता है और अनुपूरकता विशेषताओं में मतभेद को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यदि दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होगा, यह समरूपता मानी जाएगी। मतलब दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं लेकिन दोनों के बीच संबंध क्या अच्छा है, तो उसे क्या समरूपता मानी जाएगी। दूसरी ओर यदि दो छात्रों में से एक गणित में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर है और दूसरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमज़ोर है, वे एक दूसरे के बीच अच्छा प्रशंसनीय संप्रेषण कर सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। ये भी हो सकता है ना। उसमें दोनों में एक ही क्वालिटी थी कि दोनों गणित में बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक को अगर गणित अच्छा आता है तो एक को अंग्रेजी अच्छा, एक को अंग्रेजी अच्छा आता है गणित, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान। मतलब वो जो है पहले व्यक्ति को अंग्रेजी सब सिखा सकता है और दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या अंग्रेजी सिखा सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट। बैटसन के अनुसार बिना संदर्भ के शब्दों और कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ या संप्रेषण के संदर्भ में मुख्य 4 आयाम है। मतलब बैटसन के अनुसार क्या है, बिना संदर्भ के शब्दों और कार्य का कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ, तो जिसमें पहला क्या है, भौतिक संदर्भ, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। यह स्थान की भौतिक परिस्थितियों को संदर्भित करता है। यह उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर संप्रेषण होता है, उदाहरणतः सम्मेलन कक्षा, शिक्षण कक्षा, खुली सभा इत्यादि। मतलब भौतिक संदर्भ ये हो गया। सामाजिक मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो जाएगा, समाज से। और मनोवैज्ञानिक संबंध मतलब टेम्पोरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यह औपचारिक या अनौपचारिक मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरणीय संबंधी विशेषताओं को संदर्भित करता है। मतलब पर्यावरण में जो आसपास होता है, ठीक है, वो सब औपचारिक अनौपचारिक की, अगर किसी में दोस्ती है दोस्ती नहीं है, वो सब आ जाएगा इसमें। और उसके बाद सामयिक संदर्भ मतलब टेम्पोरल टेक्स्ट, यह संप्रेषण में समय तथ्य को संदर्भित करता है। सामयिक मतलब समय के आधार पर जो भी तथ्य होते हैं, आदान प्रदान समय के आधार पर होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत। जैसे सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, दिन के समय के दौरान व्यवसाय संबंधित पहलुओं इत्यादि के बारे में बात करते हैं। तो वो सभी सूचनाएँ एवं सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है, सुबह में हो गया, दोपहर में हो गया, रात में हो गया, समय के आधार पर, वो सब आ जाते हैं सामयिक संदर्भ के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारा सामान्य भाषा मतलब कॉमन लैंग्वेज, इससे संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती। अगर सामान्य भाषा होता है तो जो हम कहते हैं वैसे उन्हें सामने वाले को समझने में आसानी होती है, लेकिन अगर दोनों का लैंग्वेज अलग अलग होता है तो उसके लैंग्वेज को समझने में हमें कठिनाई होगी, हमारे लैंग्वेज को समझने में उन्हें कठिनाई होगी। तो जाहिर सी बात है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सामंजस्य से नहीं बैठ पाएगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सामान्य भाषा मानसिक सामान्य तो यहाँ सहायक मिलती है। कैसे मिलती है? इससे संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। इससे के प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य भी आवश्यक है। कम से कम ऐसा मंतव्य तो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तात्पर्य होना भी आवश्यक है। मतलब जो संदेश दे रहे दोनों अच्छे से सुने, ये भी ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा सामने वाला कोई अपना कोई रिएक्शन ना दे, बस सामने वाला बोलते जा रहा है और उसके सामने जो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है उसके बाद पे। तो दोनों को क्या होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए जब संदेश का वहन होता है। नेक्स्ट क्या है, भाव प्रदर्शन। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि संप्रेषण सदैव मौखिक या लिखित हो, शारीरिक संकेतों से भी संप्रेषण किया जा सकता है। इसका वर्णन आगे आने वाले अनुच्छेद में किया गया है। मतलब भाव प्रदर्शन के द्वारा, भाव के द्वारा भी संदेशों को व्यक्त किया जाता है, सूचना को व्यक्त किया जाता है। बहुत कोई बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, संकेत के द्वारा ही ना करते हैं, भाव प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद अपने सूचना अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं। लास्ट क्या है, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार। संप्रेषण औपचारिक या अनौपचारिक, मौखिक या गैर मौखिक विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जिनका वर्णन आगे के अनुच्छेद में किया गया है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर दी एंड आई होप ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत यूज़फुल हो रहे होंगे।
एंड प्लीज़ गाइस आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस जून 20 तारीख के बाद हमारे एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हो जाएगा।